ये 3 तस्वीरें मैं एक साथ दिखा रहा हूँ। पहली तस्वीर जो है वो कॉकरोच पार्टी जिन्होंने बनाई है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको हम लोग तेलचट्टा भी कहते हैं। ये अभिजीत दीपिके हैं, दलित समाज से आते हैं, बोस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र के संभाजी नगर के हैं। इन्होंने बीजेपी पर ये अकेले भाली पड़ रहे हैं। सोचिए, इनका लगभग 14 मिलियन जो है फॉलोअर्स हो चुका है इंस्टा पर। इनका एक्स हैंडल जो है भारत में बैन कर दिया गया है। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा कि कैसे दीपिके जो हैं, जैसे ही इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कॉकरोच कहा बेरोजगारों को, बाद में उन्होंने सफाई दी, लेकिन उसके पहले ही ये खबर फैल चुकी थी। उसके बाद बोस्टन में ग्रेजुएशन करने वाले अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जिसको हिंदी में तेलचट्टा भी कहते हैं। तो सोचिए, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में वायरल है और लगभग 14 मिलियन लोगों ने अभी तक इससे जुड़ा है। और लगातार शुरुआत में अभिजीत को लोग डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश में लगातार होता है। अगर आप दलित पिछड़े हैं तो आपको डराया धमकाया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभिजीत को डरना नहीं चाहिए और वो कोई एक मुहिम चला रहे हैं रोजगार की। उन्होंने कहा है कि हमें रोजगार चाहिए, पढ़ाई लिखाई, स्कूल किताब चाहिए। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है वो इसलिए बनी है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मजबूत रहे। एक पावर सेंटर से अब इसको लेकर लोग लगातार इसमें अपनी सहानुभूति जता रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कीर्ति आज़ाद हो, महुआ मोइत्रा हो, उसके बाद आम आदमी पार्टी के भी कई नेताओं ने समर्थन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो तमाम आम पत्रकार, आम लोग इसको अप्रिसिएट कर रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर मैं आप दिखा रहा हूँ, ये है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये भी दलित समाज से आते हैं, विनोद जाखर। इन्होंने आज बाकायदा मोर्चा खोला, भले टीवी अखबार न दिखाए, लेकिन नीट पेपर लीक में ये बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। और ऐसा लगा जैसे जयपुर में पूरा राजस्थान सड़कों पर था, इन्होंने मोर्चा संभाला है। सोचिए, पहला एनएसयूआई के ये दलित समाज से आने वाले हैं, जेल भी गए थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव भी जीता था। उसके बाद राहुल गांधी ने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद से ये लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये तीसरे नेता हैं जो अब थलापति विजय, ये ईसाई धर्म अपना चुके हैं। इनके पिता कास्ट में नहीं लिखते हैं कैटेगरी में कि मैं एससी हूँ, एसटी हूँ, ओबीसी हूँ, लेकिन इनके कामों से साफ लगता है कि क्या दर्द झेला इनके परिवार ने और इन्होंने। अब तक 8 शेड्यूल कास्ट मंत्री बना चुके हैं तमिलनाडु में। डीएमके, जो कि पेरियार की विचारधारा वाली पार्टी है, उसे यही बड़ी चूक हुई और लगातार कास्ट एट्रोसिटी को वो नहीं संभाल पाए। और खासकर जो बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष जो शेड्यूल कास्ट कमेटी से थे, उनकी हत्या हुई थी, वो बड़ा मामला बना। और खासकर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ने जमकर थलापति वोट किया। तो उन्होंने 8 लोगों को टिकट भी दिया था, जनरल सीटों से लड़ाया था, 4 वो जीत के आए। कहा जा रहा है कि 8 मंत्री उन्होंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बनाए हैं। और सिर्फ सोशल जस्टिस मंत्री नहीं, जिस तरह की खानापूर्ति बीजेपी या कांग्रेस करती रही है, अभी भी बिहार में शेड्यूल कास्ट के नेता को सोशल जस्टिस मंत्री थमा दिया जाता है, या यूपी में भी, इन तमाम जगह, केंद्र में भी। लेकिन वहाँ पर थलापति विजय जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर दे रहे हैं, लगातार भारी भरकम मंत्रालय दे रहे हैं। तो ये तीनों जो है वो लगातार बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। एक एक करके मैं बताऊंगा और ये बहुत ज़रूरी खबर है। ऐसे दौर में जब चारों तरफ से चुप्पी है, टीवी अखबार ने सत्ता का चोला पहन लिया है। सत्ता की भाषा और टीवी अखबार की भाषा, सरकार की भाषा एक है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो आरएसएस की जाति है, जो बीजेपी की जाति है, जो सरकार की जाति है, वही इस देश में मीडिया की जाति है, टीवी अखबार की जाति है। इस देश में लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से ईवीएम के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लगातार इस देश में दलित पिछड़ों ने पूरे प्रोटेस्ट का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा है। बीजेपी के खिलाफ अभी तक कौन लोग हैं? ऐसा है कि बहुत लोग कंप्रोमाइज, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट और पिछड़े समाज के लोगों ने बीजेपी का दामन नहीं थामा है, बहुत लोगों ने थामा है। लेकिन सच्चाई है कि जो लड़ रहे हैं उनसे, उसमें ज़्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी लड़े, आरजेडी लड़े, चाहे फिर बीएसपी लड़े, ये सब चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। तो ये सब के सब बहुजन समाज से हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार, नेशनल दस्तक जैसे तमाम बहुजन प्लेटफॉर्म ने लगातार संविधान के पक्ष में, सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे समय में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान आता है, बाद में उन्होंने सफाई भी दी
लेकिन तब तक बातें फैल चुकी थी। मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र में और वोट के तंत्र में सबसे ज़्यादा फायदा किसको है? जो हाशिए पर के लोग हैं। नीतीश कुमार का ये संसद में भाषण है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर उनको कहते थे कि किसी भी कीमत पर लोकतंत्र रहना चाहिए, हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के दम पर ही बहुत ही सावधानी से बाबा साहब ने, सरदार पटेल ने बड़ी सावधानी से इस तंत्र को चुना है। बाबा साहब ने चाहते थे कि इस देश में वोट का राज हो, लोकतंत्र हो, और इसी से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा बने हैं अब तक। अलग बात है कि जुडिशियरी में नहीं अभी तक आए हैं, मीडिया में तो एकदम अभेद किला है, जुडिशियरी में इक्का दुक्का आए हैं, लेकिन मीडिया अभी तक उनके लिए अभेद किला बना हुआ है। उसके बावजूद लोकतंत्र से उनको मिलेगा, और ये बात अभिजीत जो है वो समझते हैं। वो आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं जब ये बयान कॉकरोच वाला आया कि बेरोजगार जो हैं वो कॉकरोच हैं, मीडिया वाले जो हैं वो कॉकरोच हैं, कुछ सोशल मीडिया वाले कॉकरोच हैं जो सिस्टम से सवाल करते हैं। सवाल है कि सिस्टम में भागीदारी किनकी है, सिस्टम में किनकी भागीदारी नहीं है, और सिस्टम के शिकार कौन लोग हैं, उनके कंधों पर ही जिम्मेदारी। और अभिजीत ने वो जिम्मेदारी उठाई और कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया है। कॉकरोच जनता पार्टी कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं पार्टी बनी है, चुनाव लड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। अभी इसमें चिकारा भी जुड़े हैं जो हरियाणा के हैं और लगातार सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाते हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ। तो जितने लोग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं वो सब कॉकरोच जनता पार्टी से प्रभावित हो रहे हैं। और सोचिए, बीजेपी के पूरे आईटी सेल पर एक कॉकरोच जनता पार्टी भारी पड़ रहा है। 14 मिलियन के करीब उसके फॉलोअर्स हो चुके हैं। उसके एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया गया है। तो कॉकरोच जनता पार्टी, एक दलित समाज के आने वाले युवा ने बड़ी ताकत दिखाई है, बड़ी समझ दिखाई है, और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। मैं फिर कह रहा हूं, जब से आरएसएस और बीजेपी की सरकार आई है, खासकर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी ज़्यादातर वैचारिक सहमति इस सरकार के साथ है। ये देखा गया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी में गए। पहले तमाम जगहों पर जब मायावती मुख्यमंत्री थी, अखिलेश यादव थे, लालू यादव थे, शिबू सोरेन थे, अभी हेमंत सोरेन है, तो तमाम जगहों से आवाज़ें आती हैं। अब झारखंड में पत्रकारिता हो रही है अभी भी, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, केंद्र में चाहे राज्यों में, वहाँ वहाँ टीवी अखबार उनसे सवाल नहीं पूछता है। तो वही काम कॉकरोच जनता पार्टी कर रहा है, और वो सवाल पूछ रहा है बेरोजगारी पर, पेपर लीक पर, पढ़ाई पर, दवाई पर, नौकरी पर। सोचिए, इस देश के तमाम धन्ना सेठ अपने बच्चों को विदेश सेटल कर रहे हैं। भारत में स्कूल, अस्पताल की हालत लगातार खराब हो रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, सरकारी नौकरियों के लाले पड़ रहे हैं, और बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, जातिवाद और मजबूत हो रहा है। और सोचिए किस तरह से सांप्रदायिकता जो है वो अब बहुत बड़ा राजनीतिक टूल बन गया है। तो जनता कॉकरोच पार्टी इन सब मुद्दों पर एड्रेस कर रही है, और ये बनाने वाले दलित समाज के हैं, और इसीलिए धीरे धीरे ही सही अब इन पर शिकंजा कसा जाने लगा है। अभिजीत को डर लगने लगा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो फिलहाल बोस्टन में है, लेकिन वो लगातार मीडिया से भी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया है, सोशल मीडिया एक कैंपेन चलाया है और लोग उससे जुड़ रहे हैं। आप इसको बनाए रखिए। ये इस देश के जो युवा हैं वो उनका जो सोच है वो बाहर लाता है। आपसे लोग सहमत हैं, इसलिए आपको फॉलो कर रहे हैं। चिंतित उनको होना चाहिए जो इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बेरोजगारों को तरजीह नहीं देते हैं और उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखना चाहते हैं। इसी बीच मैं बता दूं कि पूरे देश में बहुजन मुक्ति पार्टी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसमें भी सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े समाज के लोग हैं, लेकिन ये सारी खबरें टीवी अखबार पर नहीं दिखाया जाएगा। अब देखते हैं भारतीय कॉकरोच पार्टी को टीवी अखबार वाले कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ये धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो ये शख्स हैं। अब दूसरी बता रहा हूँ, ये विनोद जाखड़ हैं, ये भी दलित समाज से हैं। ये लगातार सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जयपुर में इन्होंने मैसिव प्रोटेस्ट किया है, और आज के समय में जब प्रोटेस्टर्स को जेल में डाल दिया जाता है, आपने देखा होगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मजदूरों के प्रोटेस्टर्स को कैसे जेल में डाला गया। आपने देखा पटना में छात्रों के प्रोटेस्टर्स को कैसे जेल में डाला गया। तो विनोद जाखड़ को भी पहले जेल में डाला जा चुका है राजस्थान में, लेकिन वो एनएसयूआई के झंडा तले सड़कों पर हैं।
ये भी दलित समाज से आते हैं और ये लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस देश में चाहे अंग्रेजों से लड़ाई हो, चाहे सत्ता के खिलाफ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हो, सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंकने की लड़ाई हो, हर दौर में आप देखेंगे तो दलित पिछड़ों के कंधे पर ही ये जिम्मेदारी होती है। वो सत्ता से हमेशा सवाल करता है, क्योंकि सत्ता में उसके लोग जाते हैं तो वो पता नहीं उसके पक्ष में बात कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल आज़ादी के बाद से लोकतंत्र में ज़रूर उसे भागीदारी मिली है, लेकिन अभी भी सत्ता से सवाल जो है वो पूछने की जिम्मेदारी भी उसके हाथ में ही है। तो सोचिए कि ये तो है कि लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं हम लोग। और प्राचीन गणतंत्र के लिच्छवी वैशाली, जब सम्राट अशोक का लोकतंत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का लोकतंत्र था, वो सब लोकतांत्रिक गणराज्य थे। तो लोकतंत्र जो है वो डीएनए में है भारत के। और कोई थोड़े वक्त के लिए सोच ले कि हम इस देश को पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुलतावादी देश है और इसमें तमाम तरह की जातियां, समाज, सबको रहने का बराबर का अधिकार है। और इसी को लेकर बहुजन समाज जागरूक है कि सबको बराबर का और सम्मान का अधिकार मिले। तो विनोद जाखड़ जैसे लोग हों या अभिजीत जैसे लोग हों, जिनके विचारों में, जिनके डीएनए में लोकतंत्र है और वो चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश जो है वो और लोकतांत्रिक हो और मजबूत हो और सबको बराबर का मौका मिले। और इसीलिए तमाम जोखिम लेते हुए लोग कभी अवसरवादी नहीं होते हैं, कभी चापलूसी नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए समझौता नहीं करते हैं कि हमको मिल गया तो सब ठीक है। तीसरी खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में थलापति विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। थलापति विजय जो हैं वो लगातार दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 8 दलित समाज को हम मंत्री बनाए गए हैं, महिलाएं मंत्री बनाई गई हैं। 8 उन्होंने कैंडिडेट भी लड़ाए थे जनरल सीटों पर, 4 जीत के भी आए थे। और बीके सिंह ने भी उनका समर्थन किया है, वो भी सांसद भी हैं उनके जो प्रमुख हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो एक बड़े कार्यक्रम में, जो एक सामाजिक संगठन का कार्यक्रम है पीएसयू कंपनियों का, उसमें जा रहे हैं और उस कार्यक्रम का आयोजन भी बीकेसी पार्टी कर रही है। तो तमिलनाडु में दलित समाज को दरकिनार करना डीएमके को भारी पड़ा और उसने सत्ता बदल दिया। तो धीरे धीरे ही सही, इस देश में मैं सही मायने में बताऊं तो लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की पहले पंक्ति की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो दलित समाज के लोग लड़ रहे हैं, जिसमें अभिजीत जैसे लोग हैं, चंद्रशेखर जैसे, मायावती जी रह रही हैं, मान्यवर कांसीराम साहब रहे हैं। ये क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। और संविधान निर्माता बाबा साहब रहे हैं। आदिवासी समाज, पिछड़े समाज ने भी, साहू जी महाराज हों या फिर तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू, इन सब ने लड़ाई लड़ी। तो मैं ओवरऑल कहूँगा कि आज आज़ादी के बाद भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं वो संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनके हिस्से की लड़ाई बाकी है और उनको उनका हिस्सा, उनका अधिकार जो है नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए और नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि ऐसी तमाम लड़ाइयों को आप तक पहुंचाई जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।